हेलो गाइस, आपका स्वागत है ऑनलाइन नॉलेज में। और आज हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इंक्लूसिव राइट टू एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के हम बारे में बात कर रहे हैं 2009 के बारे में। इसका पहला ऑप्शन है व्यवहारीवादी सिद्धांत। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। सहानुभूति तो एक सिंपैथिक नहीं देना, हमें उन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बराबरी देनी है। अधिकार आधारित मानववादिता परिप्रेक्ष्य, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, दिस ऑल्सो रॉन्ग आंसर। मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, ये ऑप्शन ठीक है कि हमें उन बच्चों को और बच्चों के साथ रखना है कि वो एक दूसरे की आदत पड़ जाए। उनको अलग स्कूल में डालने से ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने जैसे बच्चों में ही सहज समझेंगे। अगर जो नॉर्मल बच्चों के साथ रहेंगे तो उनको सहज महसूस नहीं होगा। तो इसलिए समावेशी शिक्षा लाई गई ताकि ताकि ये मतलब अशक्त बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को साथ में रखा जाए, ताकि वो बच्चे एक दूसरे के साथ में रहे और रहना सीख जाएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारवादी ढांचे में कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरी, यंत्रवाद याद करने पर आधारित है। सेकंड, प्रबलन पर केंद्रित है। थर्ड, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। फोर्थ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका हमारा ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस पर हमारी फोकस है ये वाली प्रक्रिया। 18 क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, दिस इज़ ए रॉन्ग ऑप्शन। बच्चों को दंडित करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना है कि दंडित वाला ऑप्शन तो हमेशा ही गलत है आज की शिक्षा प्रणाली के अनुसार। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो ए रॉन्ग क्वेश्चन। ज़्यादातर हम वो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें बच्चा सक्रिय हो। प्रतिकूल परिणाम उदाहरण के प्रस्तुत करके बच्चे इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे भी सक्रिय होंगे अगर हम उन्हें चुनौती देंगे। फोर्थ ऑप्शन। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या आवश्यकता है, केवल पाठ्य पुस्तक में निर्भर होना चाहिए, गलत। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए, मुझे ये ऑप्शन सेकंड सही लग रहा है, हम आगे भी पढ़ लेते हैं। यंत्रवाद याद करना चाहिए, रोल मेमोराइजेशन, नो। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकृत, योग्यता के आधार पर हम बच्चों को कभी नामांकित नहीं करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं, पूर्णतः अलग तो नहीं कह सकते, क्योंकि इमोशन एंड कॉग्निशन पूर्णतः अलग नहीं है। स्वतंत्र भी नहीं है, सन्निहित है, इंटरवूवन विद एंड संबंधित ही नहीं है, तो हम इनको सन्निहित है एक दूसरे में, इसका ऑप्शन हो जाएगा सन्निहित है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्वरण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एवं रिकॉल, ये हम कह सकते हैं। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, नो। अधिगम आवर्ती संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, गलत। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना व प्रक्रिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा सही बैठेगा। 2200 मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको क्वेश्चन में डिटेल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल्स वीडियो अलग बना रखे हैं एक टॉपिक पर कि जीन पियाजे की थ्योरी क्या है, वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये ऑप्शन हम स्पीडली प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं एंड एक समझ बनाने के लिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे पहला ही। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, गलत। यह अवधारणा समझ के अभाव पैदा करता है, गलत। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यात्मक परिणात्मक ध्यान देता है, ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट।
बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, रॉन्ग। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, नो। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। गलत ऑप्शन है। अधिगम से बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। इसका ऑप्शन, अगर बच्चों को लगातार पुरस्कार देंगे और दंड देते रहेंगे तो उनको सीखने की जो अभिरुचि और जिज्ञासा होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड। शारीरिक दंड का तो ऑप्शन ही गलत हो गया है। तो जिनमें फर्स्ट ऑप्शन है वो तो पहले गलत है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन पहले कट गया, इसको हम देखेंगे ही नहीं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, यह ऑप्शन सही है। सतत एवं सक्रिय समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यू मूल्यांकन। एंड में मूल्यांकन का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटे छोटे क्रियाओं के बाद मूल्यांकन हो जाना चाहिए कि बच्चा कितना सीख रहा है और क्या सीख रहा है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन इज ऑल्सो रॉन्ग। बच्चों में आपस में कॉम्पिटिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए, सेपरेटली भी सबका मूल्यांकन होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही है इसका। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक, व्याख्यान देकर, नो। प्रयोगात्मक अवसरों की अवस्था करके, नो। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, नो। अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करा के। इन सभी ऑप्शनों में जिस प्रक्रिया में बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा वो ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है। तो इसका आंसर हम लेंगे फोर्थ, परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करा के। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या प्रत्येक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल व गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दंडित हमें करना ही नहीं है, भौतिक पुरस्कार हो सकता है पर दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इसका ऑप्शन ये है, क्योंकि बच्चे जिस ऑप्शन में ज़्यादा सक्रिय होते हैं वो ऑप्शन सही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये मैंने क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में भी कराया है, इसी टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आप वहाँ जाके भी इस क्लास उस वाली क्लास में आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, कि जो सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से किस अवस्था में होता है वो हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। उसका ऑप्शन था प्रारंभिक बाल्यावस्था, पर इसमें शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था लिया तो हम वो ऑप्शन सही कर लेंगे, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा नहीं होता शारीरिक वृद्धि। हमारी सबसे ज़्यादा विकास जो हम सीखते हैं वो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब जिन ऑप्शनों में नहीं लिखा होता है उन्हें हम गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर जो ऑप्शन नेगेटिव होगा वो लेंगे जो नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये ऑप्शन सही है। विकास परिवर्तक मॉडिफाइबल है, यस। विकास आनुवंशिकता और परिणाम दोनों पर प्रभावित होता है, ऑफकोर्स। विकास सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, सांस्कृतिक संदर्भ भी से प्रभावित करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो ये वाला है नहीं वाला, इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्राथमिक कारण क्या है? प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड कह सकते हैं हम। ये जन्मजात विशेषताएं होती हैं, कुछ पर्यावरणीय प्रभाव। ये ऑप्शन अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे तो सही है, पर अब हम इसमें बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं। अगर किसी ऑप्शन के अंदर बाकी सभी शामिल हो जाएं तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया, इसके अंदर हमारे सभी जो ऑप्शंस हैं वो फोर्थ के अंदर सम्मिलित हो गए हैं, तो हम इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? फर्स्ट जो होते हैं वो हमारी फैमिली आती है, एंड यहाँ पे हमें सेकंड पूछा है तो सेकंड हमारा आ जाएगा विद्यालय और मीडिया। बच्चा दूसरी बार कहाँ जाता है, क्या एजेंसी? विद्यालय एवं मीडिया। फर्स्ट पूछेंगे तो परिवार एवं पास पड़ोस आ जाएगा।
फर्स्ट एजेंसी समाजीकरण के लिए और सेकंड हमारे विद्यालय। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑनलाइन नॉलेज एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।